नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपकी परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर आप यूपी टेट के अंतर्गत एक टॉपिक है संविधान। अब इस संविधान को टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर मैं आपसे 15 प्रश्न पूछ रहा हूँ और 15 में से 10 भी आपने सही कर लिए तो समझ लो यूपी टेट पास हो गए। मतलब कि संविधान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से कर लोगे। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, पीईटी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे बैंक, जहाँ जहाँ संविधान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का निशान जरूर दबा लो। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप फटाफट उस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो संविधान में सब कुछ आता है, ठीक है, तो आप सीधा लास्ट में चले जाइए, वहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट में बता दीजिए तो मैं जान जाऊंगा आपको संविधान आता है। और अगर नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, एक एक प्रश्नों के जवाब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पर है, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके सामने ऑप्शन है मार्ले बिंटो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर जेम्स फोर्ड। तो बंगाल प्रेसिडेंसी बनी कब थी? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और इसी में बंगाल प्रेसिडेंट के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, जो कि पहले थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग साहब। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और अब यहाँ से संबंधित एक बात और बता दूँ, ये जो हुआ गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, ये किस एक्ट के अंतर्गत नियुक्त किए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंट का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, भारत शासन अधिनियम कब आया? भारत शासन अधिनियम कब आया? 1858, 1909, 1919, 1935। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बता दीजिए, मैं साथ साथ इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। देखो, सबसे पहले बात करें 1858 की, तो 1858 में आया था भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1858 है। बात करें 1909 की, 1909 में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। 1919 की बात करें, 1919 में क्या हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम आया, जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ठीक है। और जो भारत शासन अधिनियम आया था वो आया था 1935 में। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत शासन अधिनियम कब आया, तो 1935 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में निर्वाचन का वर्णन किया गया है? सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान के कुल कितने भाग हैं। कुल मिलाकर 22 भाग हैं, ठीक है। अब उसमें से निर्वाचन का वर्णन किस भाग में किया गया है? 8वें भाग में, 12वें भाग में, 15वें भाग में या फिर 20वें भाग में? तो संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद कभी कभी पूछ रहे कि निर्वाचन जिसका वर्णन किया गया है वो कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है। 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में वेतन, भत्ते व पेंशन का प्रावधान है? ठीक है, अब इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। अब सबसे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि संविधान में कुल अनुसूची हैं कितनी? कुल मिलाकर अनुसूची हैं 12। कितनी हैं? 12 हैं। अनुसूची हैं आपकी 12। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि टोटल अनुसूची हैं 12 और यहाँ पर वेतन, भत्ते, पेंशन, यानी भारतीय राज व्यवस्था में जितने भी पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, इस तरह के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है
दूसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में? संविधान की दूसरी अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? यानी संविधान सभा का गठन किया गया और वहां पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो जब संविधान सभा का गठन किया गया तो 9 दिसंबर 1946 को ही इसका उद्घाटन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर ये पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। अगर पूछ दे स्थायी अध्यक्ष कौन था तो वो थे अगला प्रश्न है, किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए। देखो कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? कई समितियाँ थी, जैसे नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर आपके सामने इसका उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 7, किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? कौन सा संविधान संशोधन था? नीचे कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 1965, 1972, 1976 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, संविधान में संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश, अमेरिका, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं? जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए कि संविधान में संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है आपका ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो यहाँ से ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है BN राव, HC मुखर्जी, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। अगर इसका उत्तर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे आपके BN राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 18 माह 11 दिन, 11 वर्ष 2 माह 18 दिन, इनमें से कोई नहीं। देखो वही चीज़ है, वही नंबर है, घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर ये आपको नहीं आया तो मान लो आपको संविधान में कुछ नहीं आता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा? तो संविधान के निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखो 11 वर्ष तो लगे ही नहीं, ठीक है, 2 वर्ष 18 माह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 माह होते ही 1 वर्ष बन जाता है। तो यहाँ पर 18 माह वाला भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ करने की ज़रूरत है ताकि हमें सही उत्तर मिल जाए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, मूल अधिकार अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? देखो अस्पृश्यता आपको मालूम होना चाहिए, छुआछूत के बारे में बताया जा रहा है। देखो ये क्या है? ये है मूल अधिकार। मूल अधिकारों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसके अंतर्गत आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 14 से
18 तक है। अब 14 से 18 के बीच में एक अनुच्छेद आता है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो वो किया गया आपके अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। देखो अब 14, 15, 16 की भी अगर बात कर लें तो 14 जो है अनुच्छेद 14 है, उसके अंतर्गत विधि के समक्ष समता, यानी विधि के जो समक्ष है उसके सामने सभी लोग समान हैं, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और छुआछूत अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो ये 14 से 18 तक पूरे मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? अगर आपको इसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए, 1 बार, 2 बार, 5 बार, सीमा निर्धारित नहीं। देखो अगर आपको संविधान खूब अच्छे से आता है ना तो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए, उसका उत्तर दे के बता दीजिए नीचे कॉमेंट में, एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? देखो ये जो है ये कोई निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है? तो कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल या फिर उपरोक्त सभी। देखो जितने भी आपातकाल होते हैं वो राष्ट्रपति ही लगाता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति शासन इसका अनुच्छेद क्या है, वित्तीय आपातकाल इसका अनुच्छेद क्या है। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाता है, 352 के अंतर्गत लगाता है। अब राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। देखो सब कुछ मालूम होना चाहिए ताकि इससे संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपसे गलत ना हो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? वित्तीय मामले से, केंद्र राज्य संबंध से, भाषा आयोग से या फिर नगर निगम से। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? देखो सरकारिया आयोग से की तरह दो और आयोग समिति हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ पहली हो गई सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति जिसे कहते हैं, दूसरी है शीतलवाड़ समिति और तीसरी है राजमन्नार समिति। तीनों आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिए। इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध पर ये तीनों समितियों का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शीतकालीन सत्र की अवधि क्या है? अक्टूबर से जनवरी, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से जनवरी या फिर नवंबर से मार्च। नीचे कमेंट में बता दीजिए अगर आपको इसका उत्तर आता है। देखो शीतकालीन जो सत्र होता है वो सभी सत्रों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, मात्र 2 महीने का होता है ये, नवंबर से दिसंबर तक। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है तो वो होता है बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र सबसे बड़ा होता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। बड़ा कौन सा है? बजट सत्र। सबसे छोटा कौन सा है? शीतकालीन सत्र। नवंबर से दिसंबर केवल 2 माह का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके इन 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। देखो ये बताना ना भूलिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक भी प्रश्न कमेंट में नहीं लिखे हैं तब भी आप ये जरूर बताइए नीचे कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, जिन लोगों को लगता है मेरी जो बहुत ज़्यादा संविधान टॉपिक क्लियर है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन आपको बताना है 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए और मुझे पता चल जाएगा कि संविधान टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई डिमांड है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।